गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं? सेट नंबर 45 पर आज बात करेंगे। प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग काफ़ी इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, देखा है मैंने। तो जो लोग नए इससे जुड़ रहे हैं वो पीछे जा करके बाकी के सारे वीडियो को देखें, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये प्रैक्टिस है आपकी। और इसी के लिए हमारे आज यानी कि 24 तारीख से दोपहर को 1 बजे क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। 65 डेज का ये कोर्स होगा, यानी कि 65 क्लासेस में पूरा सिलेबस जो है आपका एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का ये कवर किया जाएगा। इसमें फैक्ट होंगे, लेक्चर होंगे और नोट्स भी होंगे, और हर एक टॉपिक के साथ जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप जो है इसका कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 499 में ये कोर्स आपके लिए रखा गया है, और 65 डेज में इसको हम कंप्लीट करेंगे, और 10 मई तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट हमने रखा है। और क्लास अगर लाइव कर सकते हैं 1 बजे तो वो भी ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो रिकॉर्डिंग इसकी लेकर के बाद में पढ़ सकते हैं। और रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, जितने भी लोग इसको परचेज करेंगे कोर्स को, सबको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसी कोर्स की, लाइव क्लास की, और लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो ये आज से शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसका पूरा फोकस जो है वो यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के है, जो अभी मई और जून में होने हैं। ठीक है, पूरे इतिहास विषय को 65 लेक्चर में क्लास में हम कवर करेंगे, विद लेक्चर, नोट्स एंड प्रैक्टिस। तो आज के जो हमारा सेट नंबर 45 है, सेट नंबर 45 में हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और हमारा पहला प्रश्न जो है वो स्क्रीन पर है। जैसे कि मैंने कल ही आपको बता दिया था, हमारे क्वेश्चन जो आज के हैं ये जनजातीय आंदोलन से हैं। आधुनिक भारत पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं बता पाते हैं। कोशिश करते हैं कि 35 से 40 मिनट में आपका लेक्चर ये कंप्लीट हो जाए और एक अभ्यास आपका हो जाए संपूर्ण सिलेबस का। तो यहाँ पर जो प्रश्न आज के हैं, इनमें पहला प्रश्न पीछे शायद निकल गया है। पहला प्रश्न स्क्रीन से मुझे लगता है ये मिस्टेक हुई है, जो इसको टाइप किया है उन्होंने गलती की है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो था आपका मेरे सामने है यहाँ पर, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। जो पहला क्वेश्चन इससे पहले का था वो बाई मिस्टेक इस पर नहीं आ पाया है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था ये प्रश्न था, और इसका आंसर था 1820 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जनजाति के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो आंदोलन हुआ था, फिर ये प्रश्न पर आगे चलेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति आंदोलन जो है या विद्रोह जो है ये 1820 ईस्वी में हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी इसके विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह जो है छोटा नागपुर और सिंह भूमि जिले में जो मुंडा आदिवासी रहते थे उनको जब बेदखल कर दिया गया उनकी जमीन से, तब ये आंदोलन हुआ था 1820 ईस्वी में। ये प्रश्न इसका सेकंड है, इससे हम बात शुरू करते हैं। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कालीन भारत जो था, इसमें जो आंदोलन हुए हैं उनके स्वरूप के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जैसे अभी जनजातीय आंदोलन हम पढ़ेंगे, कल हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 1857 का हमारा जो विद्रोह है उसको पढ़ेंगे। ये जो आंदोलन है इनकी रूपरेखा अलग अलग थी, इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जनजातीय आंदोलन की जो कारण थे वे सामान्य किसान आंदोलन से थोड़े से अलग थे। जनजातीय आंदोलन की मुख्य वजह ये थी कि जो जल जंगल जमीन का जो एक मैटर होता है, तो आदिवासी अपने आप को जंगल का राजा मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि जंगल में उनके कानून, उनका शासन चलेगा। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल में दीवानी प्राप्त की, टैक्स वसूल करने का अधिकार इनको मिला, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से ही अपना पूरा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करना शुरू किया, कलकत्ता को अपना सेंटर बनाया, और यहाँ से इन्होंने जो एक प्रकार से अपना मालिकाना अधिकार था टैक्स वसूली करने का, उसका विस्तार करते हुए इन्होंने भारत के अंदरूनी मामलों में, खास तौर से उन लोगों के आंतरिक मामलों में दखल दिया जो अभी तक बाकी दुनिया से अलग थलग रह करके अपने जो उनके स्वयं के कानून थे उनके आधार पर काम करते थे, जिनको हम जनजातीय कहते हैं। तो जो जनजातीय समाज था उनको उन नई नीतियां लागू करना, उनके उनके प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना, या उनको अपने कानून के दायरे में लाना, उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये कुछ ऐसे सामान्य कारण थे जिनकी वजह से ये जनजातीय आंदोलन हुए। इन्हीं कारणों से ये प्रश्न पूछे गए हैं, और बहुत सारे आंदोलन थे, लेकिन अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन को यहाँ कवर करना संभव नहीं है, उसके लिए आप जब क्लास क्रैश कोर्स करेंगे वहां पर हम चैप्टर वाइज पूरा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उन जनजातीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उनका नेता, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आंदोलन का समय पूछा जाएगा, आंदोलन का नेता यानी कि जो नेतृत्व जिसने किया था, लीडर था, उसका नाम पूछा जाएगा,
और किस क्षेत्र में वो हुआ है ये पूछा जाएगा। तो इन्हीं पॉइंट को फोकस करते हुए हम आगे प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू रखेंगे। ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? ये बुद्धो भगत जो है महत्वपूर्ण लीडर था उस क्षेत्र का। तो पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ, बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित था, यानी कि कहां पर हुआ था ये कोल विद्रोह? ए कच्छ, बी सिंहभूमि, सी पश्चिमी घाट और डी सतारा। ठीक है, तो बुद्धो भगत का नाम आपने जरूर सुना होगा और ये जो विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत का ये सिंहभूमि जिले में हुआ था। सिंहभूमि वर्तमान झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड में है। तो सिंहभूमि क्षेत्र में ये जो कोल विद्रोह हुआ था इसका नेता था बुद्धो भगत। बुद्धो भगत का ये जो आंदोलन है ये 1831 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1831 ईस्वी में हुआ था। ये जो पूरा आपका जब से बंगाल में दीवानी प्राप्त हुई थी, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके बाद से लेकर के और फिर आगे जब तक 1858 का ये जो युद्ध है या स्वतंत्रता संग्राम है और जब महारानी ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था, ये पूरा यहाँ तक बहुत तेजी से विद्रोह हुए हैं। और उसके बाद भी यानी कि जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का पूरा जो एम्पायर है वो अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद भी भारत में तमाम जनजातीय आंदोलन हुए हैं। तो समय इसमें जानना बहुत जरूरी है। और ये जो कोल विद्रोह हुआ है बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये सिंहभूमि क्षेत्र में 1831 ईस्वी में हुआ था। और इसके अलावा यानी कि सिंहभूमि के अलावा पलामू, हजारीबाग, रांची और मानभूमि क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। यानी कि वर्तमान झारखंड के अधिकांश एरिया में इस विद्रोह का प्रभाव था। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है वो बुद्धो भगत के साथ साथ जोआ भगत ने भी किया था। यानी कि बुद्धो भगत के साथ और कौन था? जोआ भगत भी इसमें शामिल थे इसको नेतृत्व प्रदान करने में। इस जो ये जो आंदोलन था इसमें जो जनजाति देखिए, जो जनजाति लोग होते हैं वे आधुनिक चीजों से अलग रहते हैं। जो परंपरागत उनके हथियार हैं, जो परंपरागत उनकी सुरक्षा के जो उपाय हैं, उन्हीं के द्वारा वो विरोध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके सामने इन जनजातियों की कोई ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन इनका जो संगठन था, जो संगठित सहयोग था, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। ये एकजुट हो जाया करते थे, पूरे के पूरे गांव एक साथ होकर के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया करते थे, भले ही इनके लड़ने का जो तरीका था वो परंपरागत होता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इनका दमन करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो आसानी से इनका दमन कर दिया करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कम से कम समस्याएं तो यहाँ से पैदा हुई, उनके लिए चुनौती यहाँ पर पैदा होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ए भागीरथ, बी दुबिया गोसाई, सी जतरा भगत और डी गंगा नारायण। ये देखिए एकदम नया सा प्रश्न है, जल्दी ये हमारे सामने आता नहीं है। इस तरह के छुपे छुपे प्रश्न हमारी प्रैक्टिस में जब सामने आते हैं तो उन पर हम डिस्कस करते हैं और हमारा एक तरह से रिवीजन हो जाता है। तो भूमिज विद्रोह का जो नेता है वो गंगा नारायण, डी इसमें सही आंसर होगा। और भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 ईस्वी में हुआ था, मिदनापुर जिले में हुआ था ये। ठीक है, 1832-33 ईस्वी में हुआ था मिदनापुर। मिदनापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो मिदनापुर के आसपास का जो एरिया है वो इस विद्रोह का क्षेत्र था, केंद्र था। और इसके अलावा वीरभूमि और सिंहभूमि भी इसके दायरे में आते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये मिदनापुर जिले के आसपास ही केंद्रित था। और इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो स्थानीय क्षेत्र थे, यानी कि यहाँ पर जो जनजातीय प्रधान क्षेत्र थे, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यवस्था को जबरन थोप दिया था। और यहाँ पर जो गंगा नारायण है, गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही ये विद्रोह समाप्त भी हो गया था। ठीक है, ये जो जनजाति लोग थे बहुत ही सीधे साधे होते हैं। आप देखेंगे जहां जहां जनजाति इलाका, जैसे वर्तमान में अगर हम देखें अब तो जनजातीय जो है वो सामान्य जनता में घुल मिल गए हैं, लेकिन एक समय था जब आप देखते थे जनजातियों ने अपने आप को एकदम आइसोलेट कर रखा था। तो इस आइसोलेशन में उनका जो मुख्य कारण था वो ये था कि वे सामान्य जनता से अपने आप को दूर रखे, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने विश्वास और स्वयं की सुरक्षा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मतलब वो आधुनिकता का विरोध करते थे। ठीक है, आज भी हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई ऐसी जनजातियां हैं जो जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो वहाँ एक तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो ऐसे क्षेत्रों में जाना अलाउड नहीं है।
तो लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया ना, इनके अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर के इनकी पुरानी जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें दखल देना शुरू किया, और इससे इनकी पूरी जो एक व्यवस्था थी, जो चैन थी इनके जीविकोपार्जन से लेकर के इनके एक व्यवस्थित जीवन की, उसको नुकसान जब पहुंचा तो फिर ये विद्रोह हुए हैं। और एक के बाद एक जो विद्रोह हैं ये इस बात के मतलब संकेत देते हैं कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल भारत के मैदानी इलाकों में बल्कि बहुत अंदर डेप्थ में जाकर के जो हमारे जो पुरातन जो क्षेत्र थे जहां पर जंगल आदि, वहां जाकर के इन्होंने हस्तक्षेप किया। जैसे छोटा नागपुर का पठार है, सिंह भूमि है, झारखंड, वर्तमान झारखंड का, मध्य प्रदेश का, यहाँ जनजातियों का बोलबाला था। और ये सभी क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, चाहे वो कोयले के भंडार हो, मैग्नीज के भंडार हो, आयरन के भंडार हो, ये सब यहाँ पर होते थे। तो अंग्रेज ये यहाँ पर जाकर के उनका काम ही था नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना और उसे अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना। तो गंगा नारायण के नेतृत्व में ये भूमिज विद्रोह जो है मिदनापुर जिले के आसपास 1832-33 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा राजमहल से, राजमहल क्षेत्र से कई प्रश्न आए हुए हैं। तो राजमहल क्षेत्र में दामन एक कोह क्या था? ठीक है, दामन एक कोह का नाम सुना होगा अगर आपने जनजातीय आंदोलन पढ़ा होगा तो चलिए देखते हैं क्या है ये दामन कोह और राजमहल क्षेत्र कहाँ पर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भूमि का एक विशाल क्षेत्र था जिसका सीमांकन किया गया था और जिसे संथालों की भावी या भविष्य की भूमि घोषित किया गया था। ऑप्शन बी है पहरियाओं की भूमि थी जो विशेष रूप से धान की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। सी कह रहा है ब्रिटिश क्षेत्र या भूमि जो उनके सैन्य या फौज शिविर के लिए चिन्हित थी। और डी कह रहा है निर्धारित किए गए किसानों को स्थापित करने के लिए अलग की गई या तय की गई भूमि थी। आप इसको देखेंगे तो एक इसमें राइट आंसर जो निकल के आ रहा है वो ए है, यानी कि ये जो दामन एक कोह है ये क्या है, ये भूमि का एक ऐसा क्षेत्र था जो कि राजमहल क्षेत्र में पड़ता था और इसका सीमांकन यानी कि इसको एक ऐसा एरिया बना दिया गया था, प्रतिबंधित क्षेत्र था जहां बाहरी लोगों का आगमन नहीं हो सकता था। और ये किसके लिए था? संथालों के लिए था। ठीक है, तो संथालों के लिए एक भूमि थी जिसको रिजर्व, जैसे हम रिजर्व, सरकार हमारी रिजर्व कर देती है कि वहां पर आम आदमी नहीं जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, तो वैसे ही संथालों के लिए रिजर्व क्षेत्र था। स्वयं संथालों ने अपने लिए इसको रिजर्व माना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी क्षेत्र में जब दखल दिया तो संथाल विद्रोह हुआ, यानी कि संथाल ये मानते थे। और ये राजमहल कहां पर, ये पूरा भागलपुर से लेकर के राजमहल के बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र था ये वर्तमान बिहार में है। इस पूरे क्षेत्र को दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, यानी कि। और संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855-56 में, जब इस दामन एक कोह में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो इसी समय 1856-57 समय आप कंपेयर कर सकते हैं, यही वो समय था 1857 का जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अन्य विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। और लगभग इसी समय जो है संथाल विद्रोह हुआ था और ये बहुत जबरदस्त विद्रोह था। ये जो विद्रोह हुआ था जिस क्षेत्र से निकल के आया था उसे जो है क्या कहते थे? दामन एक कोह कहते थे। और दामन एक कोह कहां से कहां तक था बताया मैंने, भागलपुर से लेकर के राजमहल के जो बीच का क्षेत्र था उसे दामन ए कोह कहा जाता था। और इस क्षेत्र में जो प्रवेश करते थे गैर आदिवासी थे उनको क्या कहा जाता था? दिगनाम के नाम से जाना जाता था, दिगनाम। तो यहां दिगनाम के रूप में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो संथालों ने इसका विद्रोह किया और एक संगठित रूप से इसका आंदोलन किया। और इस संथाल विद्रोह के जो नेता थे वे थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू का नाम आगे आप और सुनेंगे। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1856-57 में इसी दामन एक कोह में जबरन प्रवेश करने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर का जो विद्रोह हुआ था विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इस विद्रोह को दबाना इतना मुश्किल था, आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और मार्शल लॉ के तहत इस क्षेत्र को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस विद्रोह को दबाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने बल प्रयोग करते हुए मार्शल लॉ लगाया। और इसके अलावा जो ये सिद्धू और कान्हू थे इन पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। ये प्रश्न पूछा गया है कि वह जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसके नेताओं को मारने के लिए या पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन पर इनाम घोषित किया था? तो उस जमाने में 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था सिद्धू और कान्हू के लिए। और सिद्धू और कान्हू को फिर पकड़ करके उनको फांसी की सजा दे दी गई, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको मार डाला गया। और वर्तमान में संथाल परगना जो है, बाद में फिर संथाल परगना बनाया गया और ये संथाल परगना कहाँ पर है? इस समय झारखंड में है। वर्तमान झारखंड में ये संथाल परगना आता है, इसमें कई जिले आते हैं। संथाल परगना
आप देखेंगे कि ये अब तो खैर नक्सलवाद काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है, लेकिन ये क्षेत्र काफी लंबे समय तक नक्सलवादियों के कब्जे में रहा और यहाँ पर ये जो बहुत ही असुरक्षित क्षेत्र माना गया। यानी कि हम जो जनजातीय आंदोलन उस समय देखते थे जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध थे, बाद में नक्सलवाद के रूप में भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आई। ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है कि क्यों, क्या कारण थे कि भारत में नक्सलवाद इतना हिंसक हुआ और सरकार को इतनी शक्ति और बल लगा करके इसको प्रयोग करना पड़ा, चाहे वो कोबरा हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका बीएससी हो, चाहे आपकी जो सीआरपीएफ हो, तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई हैं, लोकल फोर्सेस भी लगी हुई हैं इसको कंट्रोल करने में, और अब तो काफी ज्यादा ये कंट्रोल में आ गया है। लेकिन एक जमाना था जब पूरा उड़ीसा से लेकर के झारखंड, मध्य प्रदेश का एक एरिया, ये पूरा आपका नक्सलाइड एरिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक का पूरा इन्होंने रेड कॉरिडोर बना रखा था, लाल गलियारा के नाम से बना रखा था। ठीक है, तो ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें ये जो, अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में ये जो विद्रोह था इसको हम वामपंथी विद्रोह कहते हैं, और ये सरकार की नीतियों के विरुद्ध, इसीलिए ये लोकतंत्र का विरोध करते हैं। और ये वास्तव में चाइना द्वारा प्रेरित, जो चाइना के माओवाद से प्रेरित था, ये भारत का एक ऐसा विद्रोह था जिसको चाइना एक तरह से कंट्रोल कर रहा था। तो भारत सरकार ने काफी हद तक इसको नियंत्रण में ले रखा है। लेकिन ब्रिटिश कालीन भारत में ये जो विद्रोह थे वो सीधे सीधे ब्रिटिश कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शोषण के विरुद्ध थे। इस प्रकार से ये पूरा इसका आंसर हुआ, व्याख्या हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे ना, उसी आंदोलन से, संथाल आंदोलन का प्रश्न है ये। और संथाल आंदोलन 1855-56 या 57 में हुआ था और सिद्धू और कानू ने इसका विरोध किया था। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो क्षेत्र है वो वहीं पर होगा, जिसे दामन ए कोह कहा जाता था। और दामन ए कोह जो है ये यहाँ पर इस क्षेत्र में दामन ए कोह जो था वो भागलपुर और राजमहल के बीच का क्षेत्र था, जो वर्तमान बिहार में स्थित है, वर्तमान बिहार में स्थित है। तो इस क्षेत्र की पहचान संथाल आंदोलन जहां पर हुआ था वो कहां पर है, भागलपुर। इसे क्या किया था इन्होंने, संथालों ने यहाँ पर अपनी सरकार स्थापित कर दी थी, पैरेलल सरकार स्थापित कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से या कौन कौन से उपाय किए गए थे। यह आंदोलन इतना ज्यादा बड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इससे उनको मिल रही थी, क्योंकि वे एक दूसरे विद्रोह में भी फंस गए थे। तो इसलिए वे उन्होंने जब विद्रोह समाप्त हो गया तो उसके बाद इस क्षेत्र में कुछ व्यवस्था स्थापित की थी, वहीं से ये प्रश्न आया है। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से उपाय किए गए हैं और कौन कौन से कथन सही है। पहला है, संथाल परगने नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यानी कि जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ दोबारा विद्रोह ना हो इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, वहां से प्रश्न आया। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने जो है एक संथाल परगना की स्थापना कर दी। आज भी झारखंड राज्य में ये है, मैंने बताया अभी, एक अलग से क्षेत्र स्थापित कर दिया संथाल परगना, जिसमें कई जिले आते थे, और इसका पूरा एक अलग क्षेत्र स्थापित कर दिया। दूसरा है, किसी संथाल का, यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समुदाय जो संथाल नहीं है, उनका इस क्षेत्र में जाना और वहां पर उनको उसका मतलब जो वहां की भूमि है, जिस क्षेत्र को संथाल भूमि घोषित किया गया था, वहां की जमीन किसी गैर संथाल को नहीं बेची जा सकती, ये कानून बनाया। तो दोनों ही सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों ही सही हैं। कल की पीपीटी में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो कि हम आपको हमेशा बताते हैं और हमने ही यहाँ पर अब देखा नहीं, तो उसको बाद में हमने सही कर दिया था। यहाँ पर लिखा था सही नहीं है और हमने आपको बता दिया सही है, तो वो अंडरस्टूड व्याख्या तो सही की हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, जब डेली काम करते हो, ह्यूमन एरर जब हमसे हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, इसलिए इस बात पर बहुत फोकस करना होगा। पूछा गया है कौन कौन से कथन सही हैं, तो हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए आंसर 1 और 2 इसमें होगा सी के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। उलगुलान, ठीक है, उलगुलान शब्द जो है इसका मतलब होता है, उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह या महान हलचल। ठीक है, इसका मतलब होता है महान हलचल, यानी कि जलजला टाइप का जो है वो इसमें आ गया, महान हलचल या महान विद्रोह, इसको उलगुलान शब्द का मतलब है। तो यह किससे जुड़ा हुआ था, यानी कि इनमें से जो 4 नाम है, संथाल, कच्छा, नागा, कोल, बिरसा मुंडा,
किसका संबंध उल गुलान विद्रोह से था, ये आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बिरसा मुंडा, यानी कि बिरसा मुंडा का इसका संबंध था। बिरसा मुंडा का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा। बिरसा मुंडा जो है उल गुलान विद्रोह से संबंधित था, और बिरसा मुंडा को भी क्या कहा जाता है? उल गुलन कहा जाता है। ठीक है, इनको भी उल गुलन या उल गुलान के नाम से जाना जाता है, महान हलचल या महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये मुंडा आंदोलन के नेतृत्व किया था इन्होंने, मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये मुंडा आंदोलन कब हुआ है? ये 1833 से 1893 से 1900 के बीच में हुआ है। 1893 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के मध्य में ये मुंडा आंदोलन हुआ है, जिसका नेतृत्व किसने किया है? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा बहुत महत्वपूर्ण नेता थे इसके, उन्होंने ये आंदोलन संभाला था। और ये जो आंदोलन था, वास्तव में इस आंदोलन ने जो जो मुख्य कारण था इसका, वो ये था कि यहाँ पर आदिवासी स्वायत्तता चाहते थे, स्वशासन यानी कि अपने नियम। वही ज्यादातर जो कारण है आदिवासी आंदोलन के, प्रत्येक आंदोलन में वो लगभग समान ही आप देखेंगे। तो इनके अपने स्वयं के कानून थे, जिनको तोड़ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो, हालांकि बाद में तो हम इसका परिणाम देखते हैं कि अच्छा ही हुआ, कम से कम भारत में प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एकता आई। लेकिन पहले क्या था ना, स्थानीय स्तर पर अलग अलग कानून हुआ करते थे। तो इन्होंने विधि का शासन लागू करने के चक्कर में क्या किया कि सब जगह समान कानून, जिससे कि इनको टैक्स जो है कलेक्शन करना आसान हो जाए। क्योंकि स्थानीय जो हमारे राज्य हुआ करते थे, सबके अलग अलग कानून होते थे, विविधता थी। तो अंग्रेजों ने हर जगह समान कानून, जैसे जमींदारी व्यवस्था थी, तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को पूरे एरिया में लागू करने के चक्कर में हर जगह जब अपनी व्यवस्था लागू की, तो पुरानी व्यवस्था वहां से हटी, और जब पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन आया तो स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया। तो ये तमाम ऐसे कारण थे जिसको अंग्रेज कहते हैं कि हमने ये सुधार के लिए परिवर्तन किया। लेकिन जब स्थानीय लोगों का जो एक तरह से जो परिवर्तन था, उनकी जब पुरानी व्यवस्था चरमराई, तो वो सड़क पर आए, उन्होंने संगठित होकर के विद्रोह किया। तो उसी प्रकार का ये विद्रोह था, और इसमें आदिवासी स्वायत्तता, स्वशासन, आत्मनिर्णय आदि को ध्यान में रख करके बिरसा मुंडा ने ये विद्रोह किया। और फिर बाद में जाकर के बिरसा मुंडा के दबाव में आकर के अंग्रेजों ने इसमें बिरसा मुंडा के साथ सहमति से जो है ऐसे कानून बनाए जो आदिवासियों के हित में थे। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है। बिरसा मुंडा आंदोलन के नेतृत्व किया था, पीछे बता चुके हैं। तो ये किससे प्रभावित थे? इनके गुरु कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी जतरा भगत और डी एम एन रॉय। इस तरह के प्रश्न जल्दी आपको नोट्स में मिलते नहीं है। मैंने कहा ना, ये वो छुपे हुए टॉपिक हैं जो जल्दी हमें कहीं मिलते नहीं है, इसलिए ये अक्सर हम छोड़ देते सोच के कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, और ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस का ही, इतिहास का ही पार्ट है। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जतरा भगत, एम एन राय, और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आनंद पांडे जो है इनके गुरु थे। और ये जो बिरसा मुंडा जो थे, ये इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इनको एक तरह से इन्होंने, जो आनंद पांडे थे, इनको एक तरह से गाइड करने में, बिरसा मुंडा को गाइड करने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, यहाँ तक कि इन्होंने इनको वैष्णव धर्म में दीक्षित भी किया था। बिरसा मुंडा को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया गया था। वैष्णव जानते हैं ना? जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में जो हुई है, अलवार संतों से हुई है। अलवार और नैनार दक्षिण में दो ग्रुप थे, और शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य से इसकी शुरुआत होती है। तो आगे भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, बता दें थोड़ा सा। तो शंकराचार्य जब थे, उस समय दक्षिण भारत में जो है शैव और वैष्णव जो थे, इनका बोलबाला था। यहाँ पर शैवों को नैनार कहा जाता था, और वैष्णवों को अलवार कहा जाता था। ठीक है, इन्हीं अलवारों से बाद में भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन जो है वो यही से निकल के आया है। शैव शिव के उपासक थे, ये शिव के उपासक थे, और वैष्णव जो है भागवत धर्म के उपासना करते थे, या भागवत के उपासक थे। भागवत में भी दो चीजें आ गई, कृष्ण और विष्णु। ठीक है, कृष्ण और विष्णु, और कृष्ण और विष्णु अवतार ही माने गए हैं।
तो आप देखेंगे कृष्ण और विष्णु फिर दोनों को ही वैष्णव कहा गया था। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई थी। ये जो शैव थे ना, इन्हीं शैव में से निकल के आए, जो आप देखते हैं ना नागा साधु जो होते हैं, नागा साधु जो है वो यही शैव थे जो शंकराचार्य के समय में निकल करके आए थे। और शंकराचार्य ने उपनिषद को आधार बना करके, वेदांती थे ये, उपनिषद के ज्ञान को जो है आधार बना करके इन्होंने ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और भारत के 4 कोनों में 4 मठ इन्होंने स्थापित किए सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। तो ये स्वयं शिव के उपासक थे और इनके जो फॉलोअर्स थे वो नयनार थे। और इन्हीं शिव उपासकों में से नागा साधु निकले जो अस्त्र शस्त्र के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करते थे। और आज भी ये संगठित रूप से, जिनको हम अखाड़े के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आनंद पांडे ने क्या किया था ना, बिरसा मुंडा को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया था। तो बिरसा मुंडा कौन थे? वैष्णव थे। ठीक है, ये वैष्णव थे, ये विष्णु या कृष्ण के उपासक थे। तो ये इनके गुरु थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने दीक्षा ली थी आनंद पांडे से। ठीक है, आनंद पांडे से इनको दीक्षा इन्होंने ली थी। आनंद पांडे जो है ये कौन थे? बंदगांव के जो जमींदार थे उनके मुंशी थे। जो बंदगांव जो गांव था वहां पर जो जमींदार थे उनके मुंशी थे ये आनंद पांडे, जो बिरसा मुंडा के गुरु बने, आध्यात्मिक गुरु बने इनके। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा से प्रश्न इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वहां क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, याद रखना। इसलिए ये फोकस आपका सही जगह होना चाहिए ताकि आप सही जगह मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका मतलब है कि जो मुंडा आंदोलन था वो किस क्षेत्र में प्रभावी था? तो ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया और डी अलीपुर। अलीपुर, यहाँ पर अलीपुर। तो ये कार्य क्षेत्र का मतलब होता है कि सेंटर पॉइंट, यानी कि जहां से ये बड़ी मात्रा में जिस क्षेत्र में था, बाकी दूसरा एरिया भी इसमें आता था, लेकिन मुख्य जो केंद्र था जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव था वो यहाँ पर हमें बताना होता है। तो वो था, तो बिरसा मुंडा का जो मेन कार्य क्षेत्र था जहां से पूरा वो जो उसको कंट्रोल किया जाता था वो रांची था। और रांची कहां पर है? वर्तमान झारखंड में है। झारखंड में है। और झारखंड किस से अलग होकर के बना है? झारखंड पहले कहाँ था? बिहार में था। ठीक है, बिहार राज्य का हिस्सा था। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना और मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। तो झारखंड की राजधानी है रांची और यहीं पर ये केंद्र था बिरसा मुंडा के आंदोलन का, या इसके कार्य क्षेत्र का ये मुख्य केंद्र था। मैंने बताया ना, ज्यादातर जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं वो वर्तमान झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनके आसपास, बिहार, इसी इलाके में हुए हैं। क्योंकि ये वो इलाका था जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होने की वजह से, और ये यहाँ पर ज़्यादातर जो बाह्य आक्रमण हुए हैं वो जंगलों तक नहीं पहुँच पाए। इसलिए इन्होंने अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा। ये बाहरी चीज़ों से अपने आप को अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके आंतरिक मामलों में जब दखल दिया तो फिर इन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भील आंदोलन जो है, देखो जनजातियों का जो आज भी सबसे ज्यादा जनजातीय जो है वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं हमें। ये परसेंटेज में नहीं, नंबर ऑफ जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हुई हैं इन जनजातियों के लिए। तो पूछा गया है कि भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पर की गई थी, यानी कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर भील आंदोलन चला था? ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार में, सी बिहार एवं बंगाल में और डी बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है कि ये जो भील आंदोलन था इसका केंद्र कहाँ था, कहाँ पर ये चला था। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। दोनों राज्य की सीमाएं मिलती हैं वर्तमान में भी। और जब ये आंदोलन चला था तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी आता था। तो भील विद्रोह इस एरिया में प्रभावित था, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। थोड़ा सा और जान लेते हैं भील आंदोलन के बारे में। अंग्रेजों के विरुद्ध ये जो आंदोलन था वास्तव में ये महाराष्ट्र में इसी के द्वारा क्रांति आई थी। इसके द्वारा महाराष्ट्र में क्रांति, यानी कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र से लगा हुआ जो मध्य प्रदेश है वहां तक आंतरिक स्तर पर ये फैल गया था। और महाराष्ट्र के खानदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में जो खानदेश है यहाँ से इस भील आंदोलन का आरंभ हुआ था, जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश तक भी फैल गया था। और ये जो इसकी शुरुआत किसे हुई थी कि अंग्रेजों ने जो है खानदेश पर
पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने खानदेश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उसी के विरोध में इन्होंने ये आंदोलन यहाँ पर किया था। और इस आंदोलन के नेता जो थे वो सेवरम थे। सेवरम इस आंदोलन के नेता थे। ठीक है, किसके? भील आंदोलन के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ए बिहार शरीफ, बी कोल्हापुर, सी सूरत, डी सिलहट। ठीक है, तो गडकरी आंदोलन का कार्य क्षेत्र पूछा गया है। देखो केंद्र बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इन पर फोकस करना। पढ़ते समय ये ध्यान देना कि किस क्षेत्र में ये हुए हैं, यानी कि ये जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं इनका क्षेत्र कौन सा था। और ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वर्तमान से तुलना करते हुए इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कहाँ पर था ये? बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत और सिलहट, इनमें से कहाँ पर गडकरी आंदोलन का कार्य क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर होगा बी कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर कहाँ पर है? वर्तमान महाराष्ट्र में है। वर्तमान महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। तो कोल्हापुर में ये गडकरी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का जो आरंभ था, या जो आंदोलन गडकरी विद्रोह जो था, ये 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1844 में ये 1844 ईस्वी में हुआ था। केंद्र इसका महाराष्ट्र का कोल्हापुर था, बाद में फिर ये अन्य जो स्थान था वहां भी हुआ। और ये जो गडकरी थे ये थे कौन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मराठा किले थे ना, जो मराठों के किले थे, उन किले में जो आनुवांशिक अधिकारी थे, आनुवांशिक अधिकारी का मतलब होता है कि वंशानुगत रूप से ये वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान करते थे मराठे किलों की सुरक्षा। मराठों के जो किले होते थे ना, शिवाजी ने बहुत सारे किलों की स्थापना की थी, किलों से ही शक्ति का केंद्र होता था। तो उन किलों में जो अधिकारी होते थे वे आनुवांशिक अधिकारी थे, और उन्हीं को गडकरी या गाडकरी या गडकारी कई कई नाम मिल जाते हैं। अब तो गडकरी सरनेम भी है, महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारे लोगों का नाम जो है गडकरी आपको मिल जाएगा। तो वे मराठों के किलों की में सेवा देने वाले आनुवांशिक अधिकारी हुआ करते थे, और उन्होंने ही ये किया था। और ये जो आनुवांशिक सैनिक थे, इनको ना इनके काम के बदले में टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी। जो मराठा साम्राज्य था उसके अंतर्गत इनको आनुवांशिक रूप से जमीन दी जाती थी। उस जमीन से जो टैक्स वसूली होती थी उसी से इनका काम चलता था, और वो जो है टैक्स के रूप में छत्रपति को भी या जो भी साम्राज्य था उसको भी दी जाती थी। तो कुल मिलाकर के इसके द्वारा इनका पूरा काम चलता था। तो ये उनके कर मुक्त जमीन ही इनकी आय का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। लेकिन बाद में अंग्रेज क्या हुआ इसमें कि जब छटनी कर दी गई, जब इनकी छटनी कर दी गई, ये बेरोजगार हो गए और इनकी जो जमीनें थी वो इनके हाथ से निकल गई, तब इन्होंने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है बाबाजी अहिरेकर ने किया था। ये महत्वपूर्ण है, बाबाजी अहिरेकर ने इसका नेतृत्व किया था गडकरी विद्रोह का। कारण भी पता चल गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्लूरी सीताराम राजू का विप्लव मतलब विद्रोह वर्ष 1922-21 या 21-22 में कहां पर हुआ था? अल्लारू सीताराम राजू का जो विद्रोह था ये कहां पर हुआ था? ए छोटा नागपुर, बी गुडेम रंपा धू माल, सी बस्तर और डी नेल्लोर। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था? ये रंपा क्षेत्र में हुआ था। और रंपा क्षेत्र कहाँ पर? वर्तमान आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार और पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में स्थित जो रंपा क्षेत्र है वहां पर ये जो अल्लूरी सीताराम राजू का विद्रोह हुआ था, ये इसका महत्वपूर्ण इसका क्षेत्र था। और इसका जो समय था वो वास्तव में 1922 से शुरू हुआ था और ये 24 तक चला था। इसका अगर देखा जाए तो 1922 से लेकर के 1924 तक ही चला था। और ये समय आपको याद होगा, ये असहयोग आंदोलन का समय था भारत में। ये देखिए, जब भी आप इतिहास पढ़ें ना, मैंने पहले भी आपको बताया, घटनाओं को एक दूसरे से तुलना कर दें तो आप बहुत कुछ उसमें नई चीजें याद कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन इतिहास में किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक होती है, उसको कंपैरेटिवली आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन यहाँ पर चल रहा था और इस असहयोग आंदोलन में गांधीवादी नीतियों के आधार पर अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। इसी समय आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू ने ये रंपा विद्रोह जो है चलाया है। और इस विद्रोह में वही जो जनजातीय जो समस्याएं थी उन्हीं के कारण जंगल कानून के विरुद्ध, साहूकारों के शोषण
और जो वहां की जो उत्पीड़न था उससे क्रोधित होकर के ये हुआ था। यानी कि जो साहूकार थे, कि जमींदार और साहूकार ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियों के लिए ही काम करते थे, यानी कि जो ब्रिटेन की नीतियां थी उनके समर्थन में ही साहूकार और जमींदार काम किया करते थे। तो इन्हीं साहूकार और जमींदारों द्वारा जब आम जनता का या जनजाति लोगों का जब शोषण किया जाता था, तो ये लोग जो जनजाति लोग थे ये जमींदारों के विरुद्ध या साहूकारों के विरुद्ध भी आंदोलन कर दिया करते थे। कहने के लिए वो भारतीय थे, लेकिन वे एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम किया करते थे। तो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इन्होंने जो ये विद्रोह किया है ये साहूकार के विरुद्ध किया है, लेकिन वास्तव में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही विरुद्ध होने वाला था, क्योंकि इसमें शोषण किया जा रहा था जनजातीय किसानों का। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, ये जो रामोसी विद्रोह है ये जहां पर हुआ था उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ए पश्चिमी भारत, बी पूर्वी घाट, सी पूर्वी भारत और डी पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी भारत और पश्चिमी घाट में कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी भारत और पश्चिमी घाट में अंतर है। पश्चिमी भारत तो पश्चिम की पूरी सीमाएं हैं, जो पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक का जितना भी पश्चिमी घाट है वो पश्चिम क्षेत्र है, उसको पश्चिमी कहेंगे, है ना। लेकिन पश्चिमी घाट एक अलग क्षेत्र है और ये पूरा सहरादी की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसका आंसर पश्चिमी घाट होगा, राइट आंसर डी होगा। और ये जो विद्रोह हुआ है इस विद्रोह को रामोसी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। रामोसी विद्रोह जो है 1822 ईस्वी में हुआ है, समय इसका 1822 ईस्वी है, 1822 ईस्वी में हुआ है। और इसके जो नेता थे वो थे चित्तूर सिंह। ठीक है, चित्तूर सिंह के नेतृत्व में ये आंदोलन पश्चिमी घाट में हुआ है। इसके अलावा जो इसका जो अकाल हुआ था, इस क्षेत्र में जो अकाल पड़ा था उसके कारण फिर ये विद्रोह आगे चल करके और उग्र हो गया और रामोसी जनजाति इससे जुड़ गई थी। रामोसी जनजाति का नाम था, इसीलिए इसको रामोसी विद्रोह कहते हैं। फिर बाद में उमाजी ने इसको नेतृत्व प्रदान किया है। जब अकाल आया ना इस क्षेत्र में, तो अकाल के बाद फिर जो उमाजी थे उन्होंने इस रामोसी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, और जब वास्तव में जब यहाँ पर अकाल पड़ गया और टैक्स वसूली बराबर हो रही थी, बलपूर्वक टैक्स वसूली हो रही थी, तो तब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन बाद में ये और तेजी से बढ़ा और जब 1839 ईस्वी में 1839 में अंग्रेजों ने क्या किया, सतारा के राजा प्रताप सिंह को सिंहासन से हटा दिया। तो जो जनता थी उस क्षेत्र की वो क्रोधित हो गई और फिर इसका जो उद्देश्य था आंदोलन का वो परिवर्तित हो गया। शुरुआत कहां से हुई थी? बलपूर्वक टैक्स वसूली के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में सत्ता परिवर्तन को लेकर के जब जनता विरुद्ध हो गई अंग्रेजों के, तो उन्होंने फिर ये आंदोलन को कंटिन्यू रखा। उस समय इसका नेतृत्व उमाजी ने किया था। शुरुआत में नेतृत्व किसने किया? चित्तूर सिंह ने, लेकिन बाद में नेतृत्व किसने किया है? उमाजी ने किया है। और उसके बाद फिर नरसिंह दत्तात्रेय पंत करके नेतृत्व में भी हुआ है। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, बादामी का किला जीत लिया और उस पर सतारा का जो ध्वज है वो फैला दिया, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा मराठा साम्राज्य से संबंधित था। और जब अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार जताने का प्रयास किया तो इन लोगों ने इसका विरोध किया। ये पूरा दक्कन का ही क्षेत्र था, यहाँ पर पूरा मराठों का ही बोलबाला था किसी जमाने में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए मोपला विद्रोह केरल, बी कूका विद्रोह पंजाब, सी कोली विद्रोह गुजरात और डी चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। यानी कि जो विद्रोह है, पहले ही हमने आपको बताया कि विद्रोहों के जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं समय के साथ साथ, यानी कि समय और क्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहां आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था मोपला विद्रोह। और मोपला विद्रोह भारत की ऐसी पहली घटना थी जिसमें हिंदू और मुसलमान का जो सांप्रदायिक मुद्दा है वो पहली बार इसी में निकल के आया था। वास्तव में ये मोपला विद्रोह केरल के जमींदारों के विरुद्ध किसानों का जो विद्रोह था वो था, लेकिन यहाँ पर एक समुदाय हिंदू था, दूसरा समुदाय मुसलमान था, इसकी वजह से इसको जो है सांप्रदायिक माना गया। और ये 1921 में हुआ था और इसका प्रभाव फिर भारत के जो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस पर इसका प्रभाव पड़ा था मोपला, और इसमें काफी हिंसा हुई थी। अगर कभी इस प्रकार का प्रश्न आए कि भारत में हिंदू मुस्लिम, आधुनिक भारत में हिंदू मुसलमान यानी कि सांप्रदायिक आधार पर पहली बार कब तनाव की शुरुआत हुई, तो वो मोपला विद्रोह माना जाएगा। ठीक है, ये केरल में हुआ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ है, बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ है, लेकिन जो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये डी वाला सही नहीं है, क्योंकि चुआर विद्रोह जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, बल्कि चुआर विद्रोह जो है ये कहां हुआ था? चुआर विद्रोह मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा?
चुआर विद्रोह मिदनापुर जिले में हुआ था, और मिदनापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये इसका सही आंसर होगा। ये आपको बताना है, सही आंसर का मतलब है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। वहां पर स्थान से सुमेल करना था, और यहाँ पर जो उनके नेतृत्व करने वाले नेतृत्व करता है वहां से सुमेल करना है। इन चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी चीजें हम रट नहीं सकते, इसलिए इनको कोई ना कोई कोड डिकोड करके या किसी घटना से जोड़ करके ही आप बता सकते हैं। ऐसे तो ये याद रहने वाली चीज नहीं है, कितना याद रखेंगे, इतिहास में याद कर करके परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ए रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह, अब ये भी पीछे बताया, चित्तूर सिंह और उमा सिंह ने इसका नेतृत्व किया, ये तो बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा, रंगपुर विद्रोह दिरजी नारायण 1783। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, कोल विद्रोह के बारे में बताया था। जो इसमें सही नहीं है वो है बी संथाल विद्रोह, क्योंकि संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा नहीं बल्कि सिद्धू और कानू के द्वारा इनको नेतृत्व दिया गया था। ये पीछे अभी हम बता चुके व्याख्या में, मैंने बताया ना, एक प्रश्न की व्याख्या से कई प्रश्नों के उत्तर निकल के आते हैं। तो इसका आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, क्योंकि संथाल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने नहीं बल्कि सिद्धू कानू ने किया था, और बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन का विद्रोह किया था। ठीक है, और सिद्धू कानू जो है, एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था पीछे, मैंने बताया कि वो कौन सा जनजातीय आंदोलन था जिसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा, तो वो भी संथाल विद्रोह ही था। मार्शल लागू करना पड़ा, मार्शल लॉ। ठीक है, और उसी के तहत फिर सिद्धू कानू को गिरफ्तार करके उनको मृत्यु की सजा दे दी गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? सन्यासी विद्रोह या फकीर आंदोलन, वास्तव में ये सन्यासी आंदोलन और फकीर आंदोलन, ये सन्यासी विद्रोह की जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में भी मिलता है। ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ इनका उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसमें सन्यासी आंदोलन का जिक्र किया गया है। ये आंदोलन सन्यासियों के जो एक प्रकार से जो उनकी जो तीर्थ यात्रा कर थे उसके विरुद्ध इन्होंने उठाया, उनके जो अपना खुद का रहन सहन, या ये एक मस्त मौला टाइप का ग्रुप हुआ करता था सन्यासी, जैसे आज अखाड़े होते हैं, अब उनके मामले में अगर भारत सरकार दखल दे, उन पर भी समान कानून लागू करे, उनके भी ड्रेस कोड बनाए, तो क्या होगा, सब उधर पड़ेंगे ले लेकर के तलवार। इसीलिए सरकारें जो है बड़ी व्यवस्था करती है इन सन्यासियों के लिए, अखाड़ों में इनको व्यवस्थित कर दिया, उनका अपना अलग प्रबंधन है, उनका अपना नियम है, कोई उसमें दखलंदाजी नहीं देता। तो अंग्रेजों ने जब इनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दिया तो फिर ये विद्रोह हुआ था। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कौन कौन से सही हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। मजनू शाह जिसने 1771 ईस्वी से बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया, उनका प्रमुख नेता था। ये मजनू शाह का मजनू से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो कहो ये कौन से मजनू है। तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं, और इसमें तीनों ही सही हैं। क्यों सही है इसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखो, जो शैवपंथी नागा सन्यासी है, अभी पीछे व्याख्या में हमने आपको बताया था कि जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य के समय में जो नयनार हुआ करते थे, नयनार कौन थे? दक्षिण भारत में जो शैव हुआ करते थे उनको नयनार कहा जाता था, और ये शिव भक्त थे, जो वेदांती कहे जाते थे, शिव उपासना करते थे। उस समय जो भारत का जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए इन्होंने हथियार उठाए, ट्रेनिंग ली, और इन्होंने एक तरह से अपने आप को आत्म सुरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। आज भी नागा साधु जो अखाड़े में है वो इस परंपरा का पालन करते हैं। अभी जब बांग्लादेश में समस्या हुई थी तो इन नागा साधुओं ने सरकार से कहा था कि हमें छूट दे दो तो हम अपनी सेना लेकर के जाएंगे, और बांग्लादेश में जो हमारे भारतीय जन रहते हैं उनकी सुरक्षा हम करेंगे जाकर के। हालांकि ये संभव नहीं है, इसके लिए हमारी भारतीय आर्मी सेना ही काफी है, लेकिन ये उस समय तैयार किए गए थे जब ऐसी संगठित सेना हमारे पास नहीं थी। तब इन नागा साधुओं ने देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, बहुत इन्होंने कार्य किया। तो ये एकदम सही है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल बिहार में सन्यासी आंदोलन का, विद्रोह का कई बार सामना किया, ये भी सही है। और ये जो बंगाल की ओर जो इनका सन्यासी आंदोलन था, उनका नेता मजनू शाह था। ये तीनों कथन अपने आप में सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? इनमें से कौन थे जो कि पहली बार गांधी और उनके विचारों से प्रभावित हुए? ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी जोदानांग, सी झाबरकर बापा, और डी रानी गॉर्डनल्यू। ये नाम थोड़ा सा गलत लिखा है, गॉर्डनल्यू।
ठीक है, गॉर्डन ल्यू। तो पूछा गया है कौन गांधीवाद से प्रभावित था, यानी कि ये जो आंदोलन था, आंदोलन तो जनजाति था, लेकिन कौन सा आंदोलन जो है वो जनजाति होने के बाद भी गांधी से प्रभावित था, तो वो जोदनांग या जोदांगन यहाँ पर होगा, इसका सही आंसर होगा। और ये जो आंदोलन गांधीवाद से प्रभावित था, ये समय ही वो चल रहा था जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1931 में, ठीक है। 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय नागालैंड में जो नागा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा, किस आंदोलन से संबंधित है ये? नागा आंदोलन। और नागा आंदोलन का नागा बाबाओं से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही समझा दे रहे हैं। नागा आंदोलन का नागा बाबाओं से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो नाम में समानता ढूंढते ढूंढते गलत आंसर कर दो, ठीक है ना। तो ये नागा आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागा एक जनजाति थी, नागालैंड में रहने वाली जनजाति को नागा जनजाति कहा जाता है, इसलिए उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया, इसलिए इसको नागा आंदोलन कहा गया। और इसके नेता कौन थे? जोदनांग थे। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी तब रानी गौडनल्यू ने इसको कंट्रोल किया था। इनको रानी की उपाधि बाद में जवाहरलाल नेहरू और जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको रानी की उपाधि प्रदान की थी, इसलिए इनको रानी गौडनल्यू कहा गया। ये जो रानी किया गया, ये रानी नहीं थी, ये 17 साल की एक नव युवती थी, 17 वर्ष की एक नव युवती थी जो किसी खानदान या राजघराने से संबंधित नहीं थी। इसकी वीरता से प्रभावित होकर के इन्होंने इसको जो है रानी की उपाधि दी थी। इनकी मृत्यु के बाद इस नागा आंदोलन को इन्होंने हैंडल किया था, ठीक है। और ये क्योंकि 1931 में था और उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही इसको जोड़ दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये पहला आदिवासी आंदोलन था, पहला आदिवासी नेता थे जिन्होंने गांधीवाद से प्रभावित होकर के अपना आंदोलन संचालित किया। गांधीवाद से प्रभावित होने का सीधा सा मतलब है अहिंसक तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ठीक है ना। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम पूरा स्पष्ट बता देते हैं। एक है हरिजन शब्द और एक है आदिवासी शब्द, ठीक है। दोनों शब्दों का प्रयोग करने वाले अलग अलग थे, एक ही व्यक्ति नहीं थे, अलग अलग थे। यहाँ पर क्या पूछा है? आदिवासी, यानी कि जो जनजाति थे उनके लिए आदिवासी। आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन काल से, जो नूतन काल से उस एरिया में वास कर रहे हैं, वे कौन है? आदिवासी। जैसे आदि मानव कहते हैं, तो आदि मानव कौन होता है? जो आधुनिक मानव का पूर्वज है वो आदि मानव है। तो ऐसे ही ये वो लोग होते हैं जो कि प्राचीन काल से और अपने आदिकालीन पूर्वजों के समय से ही उस क्षेत्र में रहते हैं, वास करते हैं जंगलों में, इसलिए जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है? आदिवासी। तो सबसे पहले किसने इनके लिए शब्द प्रयोग किया? महात्मा गांधी ने, ठक्कर बप्पा ने, ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। राइट आंसर होगा बी, ठक्कर बापा या ठक्कर बप्पा ने, ठीक है। हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? महात्मा गांधी ने। और आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किया है ठक्कर बापा ने। कौन थे ये ठक्कर बापा? ये जो ठक्कर बापा थे ये वास्तव में जो हरिजन आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसी से संबंधित थे ठक्कर बापा, ठीक है। और इन्होंने जो है ठक्कर बापा ने इन्होंने गांधी के जो हरिजन संघ जो गांधी ने चलाया था ना, जब आप देखेंगे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल हो गया, उसमें जो गोलमेज सम्मेलन था जब वो फेल हो गया, तो उसके बाद गांधी का जो झुकाव था या भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका झुकाव रचनात्मक कार्यों की ओर चला गया था। और इसमें गांधी ने जो काम करना शुरू किया वो क्या था? हरिजन, क्योंकि जो अंबेडकर का जो प्रस्ताव था जिसमें जातिगत आधार पर या अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव की जो प्रणाली, उसको लेकर के जो मतभेद हुए, तो गांधी को समझ में आया कि भारत की जब तक हम अंदरूनी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों से आजादी लेने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने अपना एक अलग आंदोलन शुरू कर दिया था, हरिजन सेवक संघ की उन्होंने स्थापना की थी। तो ये ठक्कर बप्पा इसी हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, ठीक है, ये इसी के महासचिव थे। और इन्होंने ही आदिवासी, जब इन्होंने भ्रमण किया, भारत भ्रमण किया, जनजातियों को देखा, उनकी समस्याओं को देखा, तो उनको नाम दिया ये आदिवासी। और ये नाम जो है ये इनको दिया क्योंकि इससे पहले अछूत कहा जाता था, तो उन्होंने कहा ये अछूत नहीं है, ये हरिजन है। हरि का मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर, ईश्वर के जन, भगवान के जन, ठीक है। तो ये नाम अलग अलग व्यक्तियों से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी लास्ट वन है, 19 क्वेश्चन है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्न में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया कराया? शुरुआत में हमने जब आपकी प्रैक्टिस शुरू की तो बताया था कुछ सामान्य कारण थे, चाहे जहां भी कोई भी जनजातीय आंदोलन हुआ हो उनके कारण लगभग समान ही थे। तो कौन कौन से वो कारण हैं जो कि साझा कारण हैं, हर एक जनजातीय आंदोलन से संबंधित हैं?
ए, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। बी, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धन प्रचारकों का प्रभाव। सी, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण करना। देखो, ऐसे प्रश्न कठिन हो जाते हैं, बेहद सरल है फिर भी कठिन हो जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। चारों ऑप्शन सही इसलिए लग रहे हैं ना, क्योंकि भू राजस्व की नई प्रणाली लागू की, पुरानी परंपरा को हटा करके जमींदारी प्रथा लागू की, जंगलों में भी जाकर के, इससे भी उनको तकलीफ हुई। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारक यानी कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का प्रयास किया, ये भी एक डिस्टर्बेंस का कारण था। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, अभी पीछे हमने बताया महाजनों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, सब सही है। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य कारण, मान लीजिए इन चारों में अगर पांचवा होता कि उपर्युक्त सभी, तो हम आंसर लगा देते उपर्युक्त सभी, लेकिन क्योंकि हमें चारों में से एक लगाना है, तो जो सबसे बड़ा कारण है, महत्वपूर्ण है, वो है डी, यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसलिए उपयुक्त आंसर इसका होगा डी। जनजातीय समुदायों की जो प्राचीन भूमि व्यवस्था थी उसमें जो दखल देने का प्रयास किया, उसी की वजह से तो यानी कि इन सभी कारणों का कारण तो यही है ना, इसलिए आंसर ये होगा। तो ऐसे में बहुत सूझबूझ से, नहीं तो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं, जो देखने में सरल लगते हैं ना, वही गलत हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कथन 1 कथन 2 का है। कथन 1 है, भारत में 19वीं शताब्दी का जनजातीय आंदोलन भूमि विस्थापन की प्रक्रिया एवं वन विधियों की पुनर्स्थापना का परिणाम था। कथन 2, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन ने जनजातियों द्वारा झेली गई समस्याओं का समाधान किया था। बहुत ध्यान से समझिएगा, कथन 1 बिल्कुल सही है। इसमें कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, उनका जो कारण था भूमि विस्थापन। भूमि विस्थापन का मतलब था जो सदियों से जिस स्थान पर रहते आ रहे थे आदिवासी, उनको वहां से बेदखल किया जा रहा था। इसके अलावा नए वन कानून लागू किए गए थे, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये कथन सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसमें जनजातियों की समस्याओं के समाधान कर दिए गए, ऐसा हम कहीं नहीं देखते हैं, ना तो असहयोग आंदोलन में, ना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ना ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। कहीं भी आदिवासियों की समस्या के समाधान से लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं था सरकार के पास, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 सही है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस नंबर 45 के 20 क्वेश्चन। इनको पढ़िए, बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, तो हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए। थैंक यू।